सो इफ आई एम विजिबल टू यू, अगर मैं आपको दिख रहा हूँ, बोर्ड दिख रहा है, तो एक बार जल्दी से टेक्स्ट कर दीजिए, थम्स अप भेज दीजिए ताकि मैं जान जाऊं कि आप कनेक्टेड हैं। फिर हम आगे की बातचीत शुरू करेंगे। जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, जल्दी से कंफर्म कर दीजिए कि ऑडियो विजुअल्स दोनों चीज़ें क्लियर हैं कि नहीं है। तब हम आगे की बात शुरू करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों, मैं ये बताने जा रहा हूँ आपको कि आज हम क्या पढ़ेंगे पहले। सो दिस इज एस्पायर प्रेप, अ न्यू वेंचर फ्रॉम करियर एंडेवर। और मैं आपको नीट एग्जाम से रिलेटेड, आप सब लोग नीट एग्जाम के एस्पिरेंट्स हैं, बहुत एम्बिशियस करियर के लिए लोग नीट एग्जाम देते हैं। अगर आप डॉक्टर बनने में इंटरेस्टेड हैं तो इंडिया का एक फाइनेस्ट एग्जाम है ये, जिससे आप मेडिकल कॉलेजेस में सीट्स पा सकते हैं, मेडिकल की डिग्री पूरी कर सकते हैं। उसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं, तैयारी करनी होती है। सो उसी तैयारी की मदद के लिए एस्पायर प्रेप में आपको बहुत सारे अलग अलग जो एक्सपर्ट टीचर्स हैं वो डिफरेंट टॉपिक्स को पढ़ाएंगे। और अच्छी बात यह है कि ये करियर एंडेवर का वेंचर है, जहाँ पर ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूट है, CSIR नेट और बाकी एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं कई डेकेड्स में। सो कोशिश ये रहेगी कि आप जो यंग यूथ जो है, अभी यंग स्टूडेंट्स जो हैं, जो नेट की तैयारी, जो MBBS की तैयारी कर रहे हैं, इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी हेल्प हो पाए, उनके लिए भी अच्छा कंटेंट मिल पाए। तो उसी के लिए, उसी लाइन में अभी आपको कुछ इस तरह के डेली किसी किसी टॉपिक पर वीडियोस मिलेंगे। बाद में चलकर ये एक रेगुलर प्रोग्राम की तरह आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और एक रेगुलर प्रोग्राम की तरह ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज हम जिस टॉपिक को देखने जा रहे हैं उसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। शॉर्ट में इसको बायोटेक भी बोलते हैं। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी, या शॉर्ट में इसको कुछ लोग बायोटेक बोलते हैं। अब देखिए, टेक वर्ड आजकल बहुत जगह यूज हो रहा है। यहीं से शुरुआत करेंगे कि इस टेक का मतलब क्या है। तो टेक वर्ड आप देखते हैं बहुत जगह यूज हो रहा है। जैसे आ, ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर पढ़ाया जा रहा है, जो कंपनीज होती हैं जो एजुकेशन में है और जो आपको ऑनलाइन कोचिंग्स देती हैं, पढ़ाती हैं, उनको भी एक बड़ा पॉपुलर वर्ड है, सब लोग यूज करते हैं, एडुटेक। यानी कि एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का प्रयोग। अब टेक्नोलॉजी का प्रयोग सब कर रहे हैं, सारी चीजों में टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। आपने मीम्स तो देखे होंगे ना, टेक्नोलॉजिया टेक्नोलॉजिया। तो टेक्नोलॉजिया यहाँ भी आ गई है, बायोलॉजी के अंदर। और बायोलॉजी में जो टेक्नोलॉजी है वो आज से नहीं आई है, वो हजारों साल पहले से आ गई। ये थोड़ा सरप्राइजिंग लग रहा होगा आपको। ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या बोल रहे हैं सर, ये तो सब्जेक्ट अभी नया नया आया है, हजारों साल पहले कैसे आ गई थी। तो टर्म कॉइन नहीं हुआ था, लोग बायोटेक्नोलॉजी नाम से नहीं जानते थे। लेकिन जो चीजें बायोटेक्नोलॉजी की कोर है, बायोटेक्नोलॉजी में जो चीजें पढ़ी जाती हैं, वो एक्चुअली ह्यूमंस ने हजारों साल पहले ढूंढ ली थी। तो टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि जो एडवांस अप्रोचेस हैं किसी काम को करने के लिए, किसी प्रोसेस को करने के लिए, उन एडवांस अप्रोचेस को यूज करके काम को आसान बनाया जाए। जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो एक तरीका ये हो सकता था पढ़ाने का कि मैं व्हाइट बोर्ड लूँ या चौक लूँ, डस्टर लूँ, उससे पढ़ाऊँ, और पढ़ाने के बाद फिर जो चीजें हैं वो आपको भेज दूँ रिकॉर्डिंग करके, आपको CD में या हार्ड डिस्क में या पेन ड्राइव में। एक तरीका ये हो सकता था। लेकिन धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, इस तरह के स्मार्ट बोर्ड्स आ गए, जिस पर मैं एक पेन लेता हूं और लिखता हूं तो बिल्कुल वैसे ही लिख सकते हैं जैसे चौक एंड बोर्ड्स को यूज किया जाता था। तो ये क्या है? टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन है। टेक्नोलॉजी आ गई है पढ़ाने के लिए। इसी तरह से बायोलॉजी में कौन कौन सी नई अप्रोचेस थी जिनसे लोगों ने यूजफुल चीजें बनाई, ह्यूमन की लाइफ को और आसान बनाया, उसी फील्ड को क्या कहा जाता है? उसी फील्ड को हम कहते हैं बायोटेक या बायोटेक्नोलॉजी। ओके। वैसे तो लॉजी जो होता है वो वर्ड स्टडी से रिलेटेड होता है। टेक्नोलॉजी जो है वो किसी चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए जो अप्रोचेस यूज की जाती हैं, जो मशीनरी यूज की जाती है, जो एडवांसमेंट्स यूज किए जाते हैं, उसे कहते हैं। और बायोलॉजी तो आप लोग जानते ही हो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ने को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। सो
अब हम बात करेंगे कि आखिर बायोटेक्नोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो किस बारे में, उसके अंदर क्या पढ़ा जाता है, क्या चीजें डिस्कस की जाती हैं, इन चीजों के बारे में पहले देखेंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी अगर हम देखें तो एक तो इसका हिस्टोरिकल डोमेन है। हिस्टोरिकल डोमेन का मतलब ऐतिहासिक तौर पे बहुत, जो मैंने कहा ना, हजारों साल पहले से लोग जानते थे, बायोटेक्नोलॉजी को प्रयोग करते थे, आज भी प्रयोग कर रहे हैं। आज नए एडवांसमेंट्स आ गए, नई चीजें आ गई हैं। तो जो पुराने जमाने में हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स थे वो क्या थे? सबसे पहले एक अप्रोच थी फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन अगर आपने नाम नहीं सुना है तो मैं आपको बता देता हूं। फर्मेंटेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें कि कोई शुगर का सॉल्यूशन अगर है या अपर हायर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो उन कार्बोहाइड्रेट्स को ऑर्गेनिजम्स मेटाबोलाइज कर देते हैं। माइक्रोब्स जो है वो मेटाबोलाइज कर देते हैं और वो इसको कन्वर्ट कर देते हैं इथेनॉल में। यानी कि अगर हम इस प्रोसेस को ऐसे देखें, ग्लूकोज एक नॉर्मल रास्ते से, जिसे हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, उससे पायरुवेट बनाता है। ये आपके सिलेबस में कहीं ना कहीं होगा ये प्रोसेस। तो ग्लूकोज क्या बनाता है? पायरुवेट बनाता है। लेकिन ये पायरुवेट के बहुत सारे फेट होते हैं। पायरुवेट आपको डायरेक्टली एनर्जी दे सकता है। पायरुवेट लैक्टिक एसिड, यानी कि थकान जो होती है आपको चलते समय मसल्स में, तो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है, यानी कि ऑक्सीडाइज हो सकता है, लैक्टेट में कन्वर्ट हो सकता है, या फिर एक ब्रांच इसकी है इथेनॉल में कन्वर्ट हो सकता है। तो जब लोग इस प्रक्रिया को समझ रहे थे, इस प्रोसेस को समझ रहे थे, तो उन्हें पता चला कि ये वाला जो प्रोसेस है ये थोड़े काम का हो सकता है। इसका ह्यूमन लाइफ में कमर्शियल यूज किया जा सकता है इस चीज का। ये प्रोसेस पहले तो खुद ब खुद हो रहा था माइक्रोब्स में। एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसे हम कहते हैं ईस्ट। तो ईस्ट इस प्रोसेस को अपने आप करता है, ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है इथेनॉल में। ये उसकी अपनी लाइफ के लिए, अपने प्रोसेसेस के लिए एसेंशियल प्रोसेस है, और लोगों ने इस प्रोसेस को कहा फर्मेंटेशन। लेकिन बाद में लोगों को समझ आया कि ये प्रोसेस तो इंपॉर्टेंट हो सकता है। इथेनॉल बहुत जगह यूज होता है। इथेनॉल कैन बी यूज्ड इन मेनी प्लेसेस। It can be used for sterilizing, it can be used for consumption, making beverages, and it can also be used for many other purposes. तो उस समय लोगों ने सीखा कि क्यों ना हम ईस्ट जैसे माइक्रोब्स को प्रयोग करें, माइक्रोब्स को प्रयोग करें और ऐसी चीजें बड़े बड़े स्केल पर बनाएं जिससे इंडस्ट्रीज बने और आगे चलकर ये चीजें मैनकाइंड के लिए, ह्यूमंस के लिए किसी ना किसी तरह यूजफुल साबित हो। नॉट ओनली अल्कोहल, बट इससे पहले एक और चीज भी थी। आप जानते हो कि मिल्क जो है, हल्का गुनगुना करके उसमें दही का थोड़ा सा हिस्सा डाल दो तो सारा मिल्क जो है वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। अब दूध से कर्ड बन जाना, ये कोई ऐसा कोई मॉर्फोलॉजिकल या कह सकते हो फिनोटिपिक चेंज नहीं है, ये एक बायोकेमिकल चेंज है। यहां पर भी क्या होता है, मिल्क के जो शुगर हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं लैक्टिक एसिड, जिसकी वजह से मिल्क खट्टा हो जाता है। और लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। इनफैक्ट दही के अंदर लाइव बैक्टीरिया होते हैं। तो दही भी लोगों को समझ आया, भाई दही तो बड़े काम की चीज है, ये तो हमारी गट इंप्रूव करता है, हमारी हेल्थ इंप्रूव करता है, मिल्क के कंपैरिजन में ज्यादा इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। फिर लोगों को लगा कि यार दूध खराब हो जाता है रखे रखे, तो किसी तरह से बैक्टीरिया को यूज करके क्या इसकी कोई ऐसी चीज बनाई जा सकती है जो लंबे समय तक रह सके। और उस चीज का नाम क्या था? चीज। राइट। तो चीज जो आप खाते हो, या हमारे यहाँ जो कॉटेज चीज जिसे हम पनीर कहते हैं, पनीर जो खाते हो, वो भी एक इसी तरह के फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनता है। पहले जमाने में लोग क्रॉप्स ग्रो करते थे। किसी टाइम पर खाना जो है, क्रॉप्स ग्रो होती थी, बहुत ज्यादा अबंडेंट होती थी, कभी कभी उनकी कमी हो जाती थी। तो लोगों ने सोचा कि क्या हम आटे को, गेहूं को, इसको प्रिजर्व कर सकते हैं? तो अब आटा तो बना के रखेंगे, खराब हो जाएगा। लेकिन लोगों ने क्या किया, आटे में माइक्रोब डाले, और माइक्रोब डाल के उन्होंने देखा कि एक बढ़िया सी चीज बन गई, जो कि क्या थी? ब्रेड थी। ब्रेड बना लिया उन्होंने। तो ऐसे ही ये सब चीजें हिस्टोरिकली बहुत पुराने जमाने में, हजारों साल पहले, जब फूड की स्कैरिसिटी हो जाती थी, कभी कभी प्रॉब्लम्स हो जाती थी, तो ये प्रिजर्वेशन के तौर पर उन्होंने इन चीजों को डेवलप किया। जैसे अल्कोहल का फॉर्मेशन या फर्मेंटेशन, ब्रेड बनाना, चीज बनाना, कर्ड बनाना, ये सब चीजें किस तरह से निकल कर आई? दे ऑल वर बिकॉज ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। और यहां पर इन्वेंट हुई
एक नई ब्रांच साइंस की, जिसमें ह्यूमंस ने हर जगह क्या कॉमन है, माइक्रोब्स यूज हो रहे हैं। यहां भी माइक्रोब यूज हो रहे हैं, यहां भी माइक्रोब यूज हो रहे हैं, यहां भी माइक्रोब यूज हो रहे हैं, ब्रेड बनाने में भी माइक्रोब यूज हो रहे हैं। तो इसी फील्ड को आज हम बायोटेक्नोलॉजी नाम से जानते हैं। यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, छोटे छोटे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रोब्स जो हैं, जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, उन माइक्रोब्स को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं अपने लिए, यानी कि ह्यूमंस के लिए इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बनाने के लिए। सो व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी? कौन बताएगा मुझे? चैट में एक बार बता सकते हो क्या समझ आया? कैन यू आंसर इन द चैट? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, ताकि मैं जान पाऊं कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जल्दी से एक बार चैट में मुझे जो भी देख रहे हैं वो बताइए कि क्या समझ आया आपको, बायोटेक किसे कहते हैं। वेट कर रहा हूं मैं आपका। तभी आगे बढ़ेंगे जब आप मुझे बताओगे कि क्या समझ आया, बायोटेक क्या होती है। एनीबडी? तो दोस्तों, बायोटेक है, यहां से हमें मिलती है डेफिनेशन। बायोटेक होता है यूज ऑफ लिविंग सेल्स, particularly microbes or bacteria, microbes like bacteria or yeast, to produce industrially important compounds, ठीक है, which are useful for the human welfare। ह्यूमन वेलफेयर के लिए जो चीजें काम आ सकती हैं, उन चीजों को बनाने के तरीके को हम क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। तो ये है पूरा समरी इस चैप्टर की, कि आपको आखिर पढ़ना क्या है, आपको बायोटेक में क्या पढ़ना है, क्या चीजें पढ़नी है। हिस्टोरिकली बायोटेक कैसे शुरू हुई, ये तो एक इंटरेस्ट की बात है ही, लेकिन आज बायोटेक कहाँ पहुंच गई है? आज बायोटेक नई मुकाम पर पहुंच गई है। हमारे पास धीरे धीरे करके जब हमने ये जान लिया कि जो माइक्रोब होते हैं उनके अंदर कोई एंजाइम होते हैं, और वो उन एंजाइम की मदद से ये जो हम प्रोडक्ट्स की बात कर रहे थे, ए टू बी, ये बनाते हैं। धीरे धीरे हमें ये पता चला कि ये जो एंजाइम होते हैं ये प्रोटीन ही तो है। और प्रोटीन किससे बनता है? डीएनए से बनता है। डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो जब ये बात मालूम पड़ी, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हेन वी लर्नड कि प्रोटीन या एंजाइम जीन से बनते हैं, डीएनए से बनते हैं, तो लोगों को लगा कि फिर तो हम जीन एडिट कर सकते हैं, इसके साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, इसके साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, इसको काट के कुछ और चिपका दें, देखें कुछ और नया बन जाए, या इसका जीन उठा के दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल दो, क्या कुछ हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वही हुआ, लोगों ने एक जगह से जीन निकालकर दूसरी जगह डालना शुरू किया, और देखा कि एक जगह का जीन क्या दूसरी जगह प्रोडक्ट बना सकता है, और क्या वो प्रोडक्ट हमारे काम आ सकते हैं। एक बहुत बड़ा अकम्पलिशमेंट इस फील्ड का था ह्यूमन का इंसुलिन बना लेना। अब आप जानते हो कि दुनिया भर में कितने लोग डायबिटीज से परेशान हैं। कितने लोगों को डायबिटीज होती है, बहुत सारे लोग बेचारे परेशान रहते हैं, डायबिटीज होती है इंसुलिन की कमी से। जब शरीर में अपने आप इंसुलिन नहीं बन पाती है, तो लोग क्या करते हैं, शुगर को मेटाबोलाइज नहीं कर सकते हैं, और शुगर इकट्ठी होने लगती है, ब्लड में शुगर बढ़ जाती है, उसी को हम डायबिटीज कहते हैं। तो उन लोगों को बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शन लेने की जरूरत पड़ती है। अब पहले जमाने में क्या होता था, जब इंसुलिन अवेलेबल नहीं थी, तो जो पिग है, पिग के पैंक्रियाज से प्यूरिफाई करके इंसुलिन निकाला जाता था, बहुत लंबा टाइम लगता था, बहुत ज्यादा कॉस्ट आती थी, तो कुछ ही चुनिंदा लोग जो थे वही इंसुलिन खरीद पाते थे। लेकिन जब बायोटेक्नोलॉजी इस लेवल पर पहुंच गई कि हम जान गए कि जीन्स को यूज किया जा सकता है कुछ बनाने के लिए, तो ह्यूमन का इंसुलिन जीन निकाला गया, और उसको किस में डाला गया, उसको बैक्टीरिया में डाला गया। अब आप सोच रहे हो कि बैक्टीरिया में क्यों डाला गया? क्योंकि बैक्टीरिया बहुत तेजी से डिवाइड करता है, 20 मिनट में एक बैक्टीरिया डबल हो जाता है। अगर किसी ऐसी सेल में डालेंगे जो 10 दिन ले लेगी डिवाइड होने में, तो प्रोटीन कब बनाएगी? तो जो सेल 20 मिनट में डिवाइड हो जाती है,
उसके लिए बड़ा आसान होगा बाहर से किसी डाले हुए जीन से प्रोडक्ट बना देना। तो ह्यूमन के इंसुलिन जीन को बैक्टीरिया में डाला गया, इकोलाई ऐसा बैक्टीरिया है जिसके बारे में हम बहुत कुछ जानते थे। तो उससे क्या बना, ह्यूमन इंसुलिन बन पाई। इली लिली नाम की एक कंपनी ने पहली बार ये पूरा प्रोसेस किया, और दुनिया भर में आज जितनी भी इंसुलिन मिलती है डायबिटीज पेशेंट के लिए, वो सब इसी बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस से मिलती है। तो आप डॉक्टर बनने वाले हो, आप कल मेडिकल फील्ड में जाएंगे, आपको पता तो होना चाहिए ना कि दवाइयां बनाने में भी कितना एडवांसमेंट हो रहा है। दवाइयां सिर्फ केमिस्ट्री के लोग नहीं बनाते हैं, केमिस्ट्री की लैब में नहीं बनती हैं। दवाइयां आजकल जेनेटिक इंजीनियर भी बनाते हैं, और कुछ दवाइयां हैं जो जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाई गई। तो ये जो बायोटेक्नोलॉजी का नया फील्ड आया जिसमें हम जीन्स को इंजीनियर करते हैं, इस बायोटेक के फील्ड को हमने नाम दिया जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो ये तो एक छोटी सी कहानी थी, एक स्नैपशॉट था कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या और आपको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। हालांकि ये चैप्टर बहुत लंबा है, बहुत सारी चीजें हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे हम, एनसीईआरटी उठाकर पढ़ेंगे, और जो आपकी करिकुलम की किताबें हैं, सिलेबस है, उसमें से एक एक टॉपिक को एक एक करके हम देखेंगे जब प्रॉपर आपकी रेगुलर क्लासेस होंगी। लेकिन अभी के लिए फिलहाल मैं चाहूंगा कि स्नैपशॉट लेने के बाद एक बार आइडिया ले लेते हैं कि एग्जाम में सवाल कैसे आए, किस तरह के सवाल पूछे गए हैं एग्जाम में। कुछ सवाल बहुत कठिन भी हैं, कुछ सवाल आसान है, कुछ आपसे हो जाएंगे, कुछ नहीं होंगे। तो एक नजर डालते हैं, जब हम उस पर नजर डालेंगे तो हमें आइडिया लगेगा कि किन किन टॉपिक्स पर हमें ज्यादा जोर देना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस, और बात करते हैं उन सवालों की जो आपके एग्जाम में आए हैं, नीट के एग्जाम में जो सवाल आए हैं। सो हियर वी गो। पहला सवाल, पहला सवाल जो है वो आप देख सकते हैं कि नीट के एग्जाम में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड एज ए वेक्टर फॉर इंट्रोड्यूसिंग डीएनए फ्रेगमेंट इन ह्यूमन लिम्फोसाइट। तो ये 2018 का सवाल है, और यहां पर आपसे एक सवाल पूछा गया है कि इनमें से कौन सी चीज वेक्टर की तरह यूज की जा सकती है, कौन सी चीज है जो वेक्टर की तरह यूज की जा सकती है। तो यहां पर आपको इस शब्द पे थोड़ा सा ध्यान देना है, वेक्टर। अब क्योंकि अभी हमने कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़े हैं, चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो आपके लिए ये जानना थोड़ा मुश्किल होगा कि वेक्टर क्या होता है। लेकिन वेक्टर का मतलब होता है व्हीकल। और जो अभी हम प्रोसेस की बात कर रहे थे कि एक जगह से हमने डीएनए निकाला, और डीएनए को निकालकर किसी सेल के अंदर हमें डालना है, तो कोई डीएनए अपने आप चला भी जाएगा सेल के अंदर, लेकिन वहां स्टेबली मेंटेन नहीं कर पाता। तो किसी बाहरी डीएनए को, फॉरेन डीएनए को किसी सेल में अगर स्टेबल तरीके से आप चाहते हो कि रहे, तो उसको क्या चाहिए, उसको एक व्हीकल की जरूरत होती है, वेक्टर की जरूरत होती है। उस व्हीकल के बिना अगर वो जाएगा तो सेल उसको फॉरेन समझ के मार देगी। ऐसी चीजों को हम क्या कहते हैं, व्हीकल या वेक्टर कहते हैं। तो यही पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि कौन सा व्हीकल, कौन सा आप वेक्टर यूज करते हैं। तो हम जब पढ़ाई करेंगे, कोर्स करेंगे, तो हम वेक्टर्स के बारे में और ज्यादा डिस्कस करेंगे। जनरली आपकी किताब में एक डायग्राम दिया है एनसीईआरटी में, PBR 322, ये एक वेक्टर ही है जो डीएनए को कैरी करने का काम करता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। लेकिन ये वाला वेक्टर यूज किया जाता है जब आप कोई चीज इकोलाई यानी कि बैक्टीरिया में भेजना चाहते हैं। जबकि अगर आप एनिमल सेल में कोई चीज भेजना चाहते हैं, तो यहां पर सबसे अच्छा रहेगा रेट्रोवायरस। कोई भी एनिमल सेल है उसमें भेजने के लिए सबसे अच्छा रेट्रोवायरस होता है। TI प्लाज्मिड आप प्लांट्स के लिए यूज करते हैं, और लेमडा फाज भी आप किसके लिए यूज करते हैं, बैक्टीरिया के लिए यूज करते हैं। तो ये एक टॉपिक है जिस पर आपको ध्यान देना है कि हम जब बायोटेक पढ़ेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, तो कौन सा टॉपिक पढ़ना है, आपको वेक्टर्स के बारे में जरूर पढ़ना है, ठीक से पढ़ना है, समझना है वेक्टर्स क्या होते हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, बायोटेक का ही है, जो हम बात कर रहे थे उसी से रिलेटेड है। यहां पर बात की गई है अलग अलग ऑर्गेनिज्म के नाम। तो मैंने आपको थोड़ा हिंट तो दिया ही था कि बायोटेक का मतलब ही है कि तरह तरह की चीजें बनाना माइक्रोब को यूज करके। तो यहां पर कुछ चीजों के नाम दिए हैं, जैसे चीज, कर्ड, ब्रेड, सिट्रिक एसिड। ओके, सो आपको यह बताना है कि कौन सी चीज किस माइक्रोब को यूज करके बनाई जाती है। अब देखो यहां पर इनके आपको नाम भी पता होने चाहिए, जैसे सेक्रोमाइसिस सेरेविसी जो है वो साइंटिफिक नेम है ईस्ट के लिए। लैक्टोबैसिलस मुझे लगता है कि आपको सबको पता होगा, पहले से पता होगा।
लैक्टोबैसिलस के नाम में ही लैक्टो आ रहा है। लैक्टो का मतलब मिल्क होता है, यानी कि लैक्टिक एसिड से रिलेटेड है, और लैक्टिक एसिड कर्ड में होता है। तो एक बात तो यहाँ पर सीधे सीधे नजर आ रही है इस मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन में, जिसको आप बहुत इजीली कैच कर सकते हो, ए का टू। तो ए का टू कहाँ कहाँ दिया हुआ है? ए का टू यहाँ दिया हुआ है, ए का टू यहाँ दिया हुआ है, यानी कि ये तो कट गया। ऐसे ही एग्जाम में करते हो आप, एलिमिनेट करते हो, राइट। हालांकि पढ़ते समय ये सब ट्रिक्स नहीं करनी चाहिए, केवल एग्जाम तक ही सीमित रखो। पढ़ते समय जितना ब्रॉड पढ़ सकते हो उतना अच्छा है। तो अब आपके पास तीन ऑप्शन बचते हैं, ए का टू, बी का टू और सी का डी का टू। एक ऑप्शन कट गया। एक मामूली सी चीज आपको पता थी, इसलिए आपका काम हो गया, राइट। अब यहां पर बात आती है कि चीज किससे बनता है, ब्रेड किससे बनता है, और सिट्रिक एसिड किससे बनता है, ये आपको देखना है। तो एस्परजिलस नाइजर क्या है? ये एक फंगस है। ईस्ट क्या है? एक फंगस है। एसिटिक एसिड तो ये माइक्रोब का नाम है ही नहीं, तो आपको माइक्रोब का नाम यहाँ पर जोड़ना है। तो बेसिकली माइक्रोब का नाम देखो आप कहाँ पर आ रहा है, एंड देन यू ट्राई टू फाइंड आउट। तो चीज का आप बताइए, चीज किससे बनता है? चीज बनाने के लिए किस माइक्रोब की जरूरत होती है? विच माइक्रोब इज नीडेड फॉर चीज मेकिंग? सोच के बताइए। दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये हो गया आपको, माइक्रोब्स के आंसर पूछे जा सकते हैं। अच्छा, मैं अगर आपसे ये कहूं कि मुझे ये बताओ कि बेकर्स ईस्ट क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज बेकर्स ईस्ट, सो कैन यू आंसर? बेकर्स ईस्ट किसे कहते हैं? बेकर मतलब बेकरी प्रोडक्ट, और बेकरी प्रोडक्ट जो है वो दे इंक्लूड ब्रेड, और ब्रेड बनाने में जरूरत पड़ती है ईस्ट की। तो बेकर्स ईस्ट जो होता है वो इसी को बोला जाता है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी को। यानी कि एक हिंट आपको और मिल गया, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी जो है वो ब्रेड बनाने के काम आता है। तो चलो इस वाले ऑप्शन को देखते हैं, ये हमें कहाँ मिल रहा है? बी का फोर, बी का फोर, ठीक है। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन है, ए का टू, बी का फोर, सी का फाइव, डी का थ्री। सी का थ्री या डी का फाइव, यानी कि अब आपको इन दोनों में भी पता करना पड़ेगा कि एस्परजिलस नाइजर क्या बनाने के काम आता है, और एसिटोबैक्टर एसिटाई बनाने के क्या बनाने के काम आता है। तो ये जब आप जान जाएंगे तब आप इसको आंसर कर पाएंगे कि किस चीज के कमर्शियल प्रोडक्शन में कौन सा माइक्रोब आता है। सो सिट्रिक एसिड का जो फॉर्मेशन है, एक्चुअली सिट्रिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, क्योंकि जितने भी पैकेज्ड फूड बनते हैं, पैकेज्ड फूड की स्टोरेज में सिट्रिक एसिड एक प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है। इसलिए कमर्शियल स्केल पर सिट्रिक एसिड की बहुत जरूरत पड़ती है। और सिट्रिक एसिड को बनाने के लिए आवश्यकता होती है एक फंगस की, जिसका नाम है एस्परजिलस नाइजर। तो अगर आपको सिर्फ ये बात भी पता है कि एस्परजिलस नाइजर सिट्रिक एसिड बनाता है, तो देखो सी का क्या है? सी का थ्री, सी का थ्री यहां दिया हुआ है। तो सी का थ्री, ए का टू, और लास्ट में आपका बचता है एसिटोबैक्टर एसिटाई। हालांकि चीज बनाने में लैक्टोबैसिलस की जरूरत भी होती है, तो ये क्वेश्चन अपने आप में कंप्लीट नहीं है, लेकिन मैच द फॉलोइंग के लिए ठीक है। बट जब आप चीज का पूरा प्रोसेस देखेंगे, बनाने का प्रोसेस, तो उसमें स्टार्टर कल्चर जो होती है वो लैक्टोबैसिलस की ही होती है, वहीं से शुरुआत होती है। बाद में फिर आप और माइक्रोब यूज करते हो। और इनफैक्ट दुनिया भर में जो अलग अलग जगह चीज मिलते हैं, जैसे स्विस चीज जो है, या फेटा चीज है, या आप कह सकते हो फ्रेंच चीज है, तो वहां पर बैक्टीरिया भी अलग होते हैं कई बार, और बैक्टीरिया की स्ट्रेन भी अलग होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम स्विट्जरलैंड का जो चीज है वो इंडिया में बना पाए, क्योंकि वो बैक्टीरिया यहाँ ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो हर जगह के चीज जो है वो अपनी स्पेशलिटी है। और ये तो केवल एक मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है, बट रियलिटी में काफी चीजें अलग होती हैं। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका फर्दर जेनेटिक इंजीनियरिंग से ही रिलेटेड है। अभी एक क्वेश्चन देखो हिस्टोरिकल बायोटेक से आ गया, एक क्वेश्चन जेनेटिक इंजीनियरिंग से आ गया, ये भी देखो, ये भी जेनेटिक इंजीनियरिंग से है। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आया है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। तो इसका मतलब हमें इनके बारे में भी पढ़ना है। इनके बारे में पढ़ना है मतलब आपको ये टर्म पता होना चाहिए, एंडो न्यूक्लियेज। तो एंडो न्यूक्लियेज का क्या मतलब होता है? न्यूक्लियेज होता है जो न्यूक्लिक एसिड को क्लीव करे, ठीक है। एज वर्ड एंजाइम्स के आगे जनरली लगाया जाता है ना, तो अगर हमने न्यूक्लियेज लगा दिया तो न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीएज कर दिया तो प्रोटीन को तोड़ने वाली चीज, लाइपेज कर दिया तो लिपिड्स को तोड़ने वाली चीज, अमाइलेज कर दिया तो अमाइलोज यानी स्टार्च को तोड़ने वाली चीज। तो इससे आपको अंदाजा लग जाना चाहिए कि न्यूक्लियेज न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए आरएनए को तोड़ने वाले एंजाइम।
अब वो डीएनए को तोड़ते हैं तो डीएनएज, आरएनए को तोड़ते हैं तो आरएनएज, और दोनों को तोड़ते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ डीएनए आरएनए तो जनरल न्यूक्लियस। लेकिन अब एक शब्द यहां पर आया एंडो। एंडो का क्या मतलब है? तो न्यूक्लियस यानी कि न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने वाले एंजाइम कई तरह से काम करते हैं। कुछ एंजाइम जो होते हैं वो इसको किनारे से चूहे की तरह कुतरने लगते हैं, किनारे से खच 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 कुतरने लगते हैं, राइट। कुछ एंजाइम होते हैं जो इसको बीच में से कैंची की तरह कट 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 बीच में से काटते हैं। तो ये दोनों जो एंजाइम हैं जो किनारे से उसको कुतर कुतर के खत्म कर रहे हैं वो कहलाते हैं एक्सोन्यूक्लियस। जो किनारे से कर रहे हैं, एक्सो मतलब बाहरी किनारों से, और जो अंदर की तरफ से उसको कट कर रहे हैं उनको कहते हैं एंडोन्यूक्लियस। मतलब समझ आया एंडो का मतलब और एक्सो का मतलब? एंडो जो बीच में काट रहे हैं, एक्सो जो किनारे से काट रहे हैं। सो हम यहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग में किस तरह के एंजाइम का प्रयोग करते हैं? ज्यादातर एंडोन्यूक्लियस का। अब एंडोन्यूक्लियस में भी बहुत सारे एंजाइम ऐसे होते हैं जो जहां मर्जी आई वहां काट दिया। वो आया, डीएनए देखा, जहां पहली बार बैठ गया वहीं काट दिया। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है। अब एक दर्जी के पास जाओगे, अगर दर्जी बिना कपड़े पे निशान लगाए बस कैंची लेके बैठा हुआ है, जहां मन आया वहीं काट दिया, तो क्या कभी गारमेंट्स बन पाएंगे? कभी कपड़ों की इंजीनियरिंग हो पाएगी? नहीं हो पाएगी ना। वहां आपको निशान लगा के उसी निशान पे कैंची चलानी होगी। तो एंडोन्यूक्लियस भी ऐसे ही होने चाहिए जो एक जगह को पहचान के उस सीक्वेंस पर ही काटें। कहीं भी अपने मन से काटेंगे तो फिर हो गया गेम। फिर तो आप कर लिया आपने जेनेटिक इंजीनियरिंग। आपको तो एक जगह पर काटना पड़ेगा ना, जहां आपको चाहिए वहीं काटो, फिर वहां पर जोड़ो, तभी कुछ डिजाइन होगा, तभी कोई नई चीज बनेगी। तो एंडोन्यूक्लियस का एक सब टाइप होता है जो सीक्वेंस पहचानते हैं। दे रिकॉग्नाइज सीक्वेंस। वो सीक्वेंस को क्या करते हैं? रिकॉग्नाइज करते हैं और फिर डीएनए को काटते हैं। मतलब समझ आ गया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का? तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो आपको पढ़ना है, और इस पर सवाल आए हैं। तो देखते हैं ये सवाल क्या पूछ रहा है। फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। गलत चीज आपको बतानी। तो पहला स्टेटमेंट एक एक करके चलो पढ़ो आप स्टेटमेंट। द एंजाइम कट्स डीएनए मॉलिक्यूल एट आइडेंटिफाइड पोजीशन विद इन डीएनए। क्या ये बात सही है कि गलत है? बताओ, क्या लगता है? चैट में बताइए आप, सही है कि गलत है? तो अभी जो मैंने आपको बताया कि एंजाइम जो है वो डीएनए मॉलिक्यूल को जहां पहचानता है वहां कट करता है, ये बात तो सही है। तभी तो उसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बोलते हैं, कि वो पहचानेगा और वहीं पे काटेगा, जहां निशान लगाया उसने वहीं काटेगा। करेक्ट है। एंजाइम बाइंड्स डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स एंड कट ओनली वन ऑफ द टू स्ट्रैंड्स। ये कह रहे हैं कि एंजाइम जो है वो एक पहचान की हुई जगह पे बैठता है और केवल एक स्ट्रैंड को कट करता है, दोनों को कट नहीं करता है। अब भाई दोनों को कट नहीं करेगा तो डीएनए अलग कैसे होगा? बिल्कुल टुकड़े कैसे होंगे उसके? फिर आप इंजीनियरिंग कैसे करोगे? कपड़े को काटते हो तो निशान लगा के पूरा ही काटते हो ना, कि उसका आधा हिस्सा काटते हो और फिर सिलने लग जाते हो? काटना तो पूरा पड़ेगा ना। तो ज्यादातर जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो दोनों स्ट्रैंड को काटते हैं, एक स्ट्रैंड को नहीं काटते हैं। हाँ ये बात, अगर रेस्ट्रिक्शन वर्ड नहीं लिखा होता, अगर लिखा होता सिर्फ एंडोन्यूक्लियस, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि एंडोन्यूक्लियस ऐसे हो सकते हैं कि एक स्ट्रैंड को काटे दूसरे को ना काटे। लेकिन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दोनों स्ट्रैंड को ही काटते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। वन ऑफ द टू स्ट्रैंड जो कह दिया ना, ये गलत हो जाएगा, दोनों को काट। ये बात सही है, ठीक है। और ये बात किसके लिए सही है? ट्रू फॉर अदर एंडोन्यूक्लियस। जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नहीं है उनके लिए ये बात सही है, ठीक है। द एंजाइम कट शुगर फॉस्फेट बैकबोन एट स्पेसिफिक साइट। अब डीएनए को अगर कट करना है तो नाइट्रोजनस बेस तो बेचारे हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, काटना किसको पड़ेगा? जो बैकबोन है उसको काटना पड़ेगा। तो ये बात भी सही है। इसके लिए आपको डीएनए का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। द एंजाइम रिकॉग्नाइजेस अ स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। ये आप पढ़ेंगे जब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में बात होगी, कि पैलिंड्रोम को ही पहचानते हैं। पैलिंड्रोम उसे कहते हैं जो आगे से पढ़ो पीछे से पढ़ो एक जैसा वर्ड हो, राइट। एक शब्द लिखूं आपके लिए, लंबा सा सेंटेंस लिखता हूं, देखो। अ मैन, अ प्लान, अ कैनाल, पनामा। अब देखो, जब वीडियो खत्म हो जाए तो इसको रोक के पॉज करके देखना, इधर से पढ़ना और इधर से पढ़ना, दोनों तरफ से सेम है। अ मैन, अ प्लान, अ कैनाल, पनामा। ऐसी ही चीजों को कहा जाता है पैलिंड्रोम। यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जिस डीएनए को काटते हैं वो ऊपर वाले स्ट्रैंड में इधर से जो सीक्वेंस है, नीचे वाले स्ट्रैंड में उधर से जो सीक्वेंस है, सेम सीक्वेंस होना चाहिए, तभी वो काटेंगे, नहीं तो भाई उनके बस की बात नहीं है। तो पैलिंड्रोम एक खास बात होती है, एक यूनिक फीचर होता है जो रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस एंडोन्यूक्लियस पहचानते हैं। ये बात भी सही है। तो हमारा एक ही स्टेटमेंट गलत है और हमें गलत ही बताना था, ये हो जाएगा, ठीक है। तो देख रहे हो आप कितना डिफिकल्टी लेवल कैसा है, और आप कितना ग्रास्प कर पा रहे हो किन चीजों को पढ़ने की जरूरत है। ये आपको जस्ट आइडिया के लिए अभी डिस्कशन हो रहा है,
कोर टॉपिक्स तो पढ़े ही जाएंगे, लेकिन आइडिया के लिए अभी आप ये देख रहे हैं कि कैसे सवाल आते हैं, किस चीजों की जरूरत है, किन पर ध्यान देना है। जब टीचर पढ़ा रहे हैं आपको तो किन चीजों पे गौर फरमाना है, किन पे ज्यादा एम्फेसाइज करना है ताकि क्वेश्चन गलत ना हो। अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड अलाउ बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन। मैंने बात की थी अभी इंट्रोडक्शन में कि जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो उसका एक बहुत सक्सेसफुल एग्जाम्पल है, ह्यूमन के लिए इंसुलिन दवाई बनाना। उसी पर क्वेश्चन आया हुआ है, देखो। फॉलोइंग फीचर ऑफ जेनेटिक कोड अलाउज बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब ये सवाल ये है कि हम जीन तो प्रयोग करते हैं ह्यूमन का, किसका जीन लिया हमने? ह्यूमन का जीन लिया। कौन सा जीन लिया? इंसुलिन का जीन लिया। हम जानते हैं कि ह्यूमन में हमारे जीन से आरएनए बनेगा, आरएनए से इंसुलिन बनेगा। किसमें? हमारी बॉडी की सेल में, पैंक्रियाज के अंदर बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस होती हैं। उन बीटा सेल्स में, आइलेट्स में इंसुलिन बनता है इस जीन से। अब जेनेटिक इंजीनियर ने क्या किया? उन्होंने इस जीन को बाहर निकाल लिया, और बाहर निकाल के किसके अंदर डाल दिया? उन्होंने बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया, इकोलाई के अंदर। अब सेल तो अलग है, ये सेल अलग है, ये सेल अलग है, यहां पर रॉ मटेरियल अलग है, यहां पर रॉ मटेरियल अलग है, राइट? तो फिर भी यहां पर इंसुलिन बन जाता है, यहां पर इंसुलिन बन जाता है। बनना चाहिए क्या नहीं बनना चाहिए? अगर बन जाता है तो क्यों बन जाता है? तो इसका लॉजिक ये है कि किसी डीएनए से आरएनए क्यों बनता है, कैसे बनता है? तो डीएनए से आरएनए बनता है इसके ट्रांसक्रिप्शन से, मतलब इसमें जो जो सीक्वेंस है उसका कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएगा। अब आरएनए से प्रोटीन जब बनता है तो यहाँ राइबोसोम बाइंड होते हैं, राइबोसोम कोडॉन को रीड करते हैं, तीन तीन बेसिस के सेट को कोडॉन कहते हैं, और उसके अकॉर्डिंग अमीनो एसिड ला के जोड़ते हैं कि अच्छा सो एंड सो कोडॉन, इसके लिए ये वाला अमीनो एसिड है, आ जाओ भाई। इस वाले कोडॉन के लिए ये अमीनो एसिड है, आ जाओ भाई। तो एक एक करके वो अमीनो एसिड जोड़ते रहते हैं, और उससे बन जाता है फाइनली प्रोटीन। लेकिन जो प्रोटीन यहां बन रहा था वही प्रोटीन यहां बनेगा, इस बात की गारंटी क्या है? जो कोडॉन है वो एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, राइट? जैसे आप हिंदी भी समझते हो, इंग्लिश भी समझते हो, क्योंकि आप अब उसको ग्रास्प कर चुके हो। तो मैं जो आपको बोल रहा हूं वो समझ आ जाएगा। अब मैं चाइनीज बोलने लगूं या मैं किसी जानवर की भाषा में बोलने लगूं तो समझ आएगा आपको? नहीं आएगा ना। इसी तरह से जो कोडॉन है वो यूनिवर्सल है, सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं कोडॉन की भाषा समझते हैं। कोडॉन में अगर एक कोड दिया है AUG, इसका मतलब उन्हें पता है कि मिथ्योनिन लाना है भाई। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, सबको पता है। तो क्योंकि कोडॉन यूनिवर्सल है, कोडॉन इज यूनिवर्सल, है ना? कोडॉन जो है वो यूनिवर्सल है, इसलिए ही तो हम ह्यूमन का जीन बैक्टीरिया में एक्सप्रेस करा पाते हैं। तो ये जेनेटिक कोड इज नॉट एम्बिगुअस, जेनेटिक कोड इज रिडंडेंट, जेनेटिक कोड इज नियरली यूनिवर्सल, जेनेटिक कोड इज स्पेसिफिक। तो यूनिवर्सल होता है, 100% यूनिवर्सल नहीं होता है, नियरली यूनिवर्सल होता है, कुछ जगह एक्सेप्शंस मिलते हैं। तो ये यूनिवर्सल वाला जो रूल है, ये सारे ऑर्गेनिजम्स में सेम भाषा होती है। इसकी वजह से हम एक ऑर्गेनिज्म का प्रोटीन दूसरे में प्रोड्यूस करा पाते हैं। लेकिन कभी कभी इस बात में चैलेंजेस आते हैं, ये उतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हो। हर ऑर्गेनिज्म का प्रोटीन उठा के किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस नहीं हो सकता है, उसमें दिक्कतें आती हैं। उनके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यही आंसर काफी था। एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है? एम्बिगुअस का मतलब कि एक कोडॉन के लिए दूसरा अमीनो एसिड नहीं होता है, एक कोडॉन के लिए यूनिक अमीनो एसिड होगा। रिडंडेंट मतलब कई सारे नहीं होते हैं, एक अमीनो एसिड के लिए कई कोडॉन नहीं होते हैं, तो रिडंडेंसी तो होती है। एक कोडॉन के लिए कई कई अमीनो एसिड्स होते हैं, राइट? एक अमीनो एसिड के लिए कई कई कोडॉन्स होते हैं। फिर जेनेटिक कोड इज स्पेसिफिक, स्पेसिफिक का मतलब यहाँ कई कॉन्टेक्स्ट में लिया जा सकता है, ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक या जीन स्पेसिफिक या प्रोटीन स्पेसिफिक। तो ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक नहीं होता है कोडॉन, कोडॉन यूनिवर्सल है, तो ये स्पेसिफिक वाली बात अपने आप खत्म हो जाती है। तो ये बात समझ आई आपको? और देखो, इसको चलो छोड़ देते हैं, ये अभी आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का है। ये देखिए, अब ये थोड़ा एक प्रैक्टिकल टेक्निक से रिलेटेड क्वेश्चन है। अभी तक हम देख रहे थे कि माइक्रोब का यूज जेनेटिक इंजीनियरिंग कैसे की जाती है, और एक क्वेश्चन देखो आपको अब प्रैक्टिकल टेक्निक से आ गया। जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, डीएनए को कैसे निकाला जाता है, उसको देखा कैसे जाता है। तो डीएनए को देखने के लिए एक टेक्निक होती है, दैट इज कॉल्ड एज एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। कौन सी टेक्निक होती है? एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और उस एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या किया जाता है, इसको हम पढ़ेंगे पूरा, 1 घंटा 1.5 घंटा आराम से समझेंगे। पूरा लेक्चर होगा इस चीज पे, टेक्निक को समझने के लिए। लेकिन अभी आप इतना समझ लो कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब होता है कि आप करंट लगाते हो इसमें, एक जेल बनाते हो और उसमें करंट कनेक्ट करते हो, और करंट में एक तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज होता है, और यहां पर आप डीएनए डाल देते हो। अब डीएनए आपको पता है नेगेटिवली चार्ज है, तो लिक्विड सोल्यूशन में ये धीरे 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 पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा।
लेकिन इसको गुजरना पड़ता है इस जेल के अंदर से। जेल में होते हैं छोटे छोटे छेद छेद होते हैं, पोरस होता है। तो जो बड़े डीएनए हैं उनको बड़ा मुश्किल से निकल पाते हैं उसमें से। छोटे छोटे डीएनए वो तेजी से निकल जाते हैं। तो ये वजह होती है कि छोटे मॉलिक्यूल तेजी से आगे भागते हैं और बड़े मॉलिक्यूल जो है वो पीछे रह जाते हैं। यही कॉन्सेप्ट है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का, इलेक्ट्रिक करंट देकर मॉलिक्यूल को सेपरेट करना। क्योंकि बड़े मॉलिक्यूल डिफिकल्टी फेस करते हैं मूव करने में, छोटे मॉलिक्यूल दौड़ के फटाफट आगे निकल जाते हैं और आप इस तरह से बड़े और छोटे मॉलिक्यूल को अलग कर लेते हो। लेकिन अब एक चिंता की बात और है कि जेल पे आप डीएनए जब चलाओगे तो डीएनए दिखता थोड़ी आंखों से। किसी सॉल्यूशन में डीएनए होगा, इतना बारीक होता है, वो इतना छोटा होता है, और उसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि रंग बिरंगा होता है डीएनए, लाल पीले नीले रंग का। जब इस जेल पे चलाओगे तो डीएनए कहाँ है कहाँ नहीं है कैसे पता चलेगा? तो देख नहीं पाओगे डीएनए को आप, राइट? देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कोई ऐसी चीज डालनी पड़ेगी जो डीएनए से बाइंड करे और कलर देने लगे, चमकने लगे। तो साइंटिस्ट को ऐसी चीज पता चली, उनको मालूम चला कि एक ऐसी चीज है इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड एक केमिकल होता है, और इस केमिकल की बड़ी खास बात यह है कि ये जब डीएनए से बाइंड होता है, जब इसके साथ दोस्ती होती है डीएनए के साथ, जब दोनों दोस्त बैठते हैं और जब इनके ऊपर यूवी लाइट पड़ती है तभी चमकने लगता है। अगर ये खाली है बेचारा तो उदास है, इसको डीएनए नहीं मिला, अकेला बैठा है, उदास है, चमक है ही नहीं। यूवी डालो कुछ करो ये चमकेगा ही नहीं। डीएनए खाली है, अकेला है, नहीं चमकेगा। तो जैसे ही आप इथिडियम ब्रोमाइड जेल में डाल के रखते हो और जहां डीएनए होता है ये उसके बीच में जाके फंस जाता है और ये दोनों एंजॉय कर रहे होते हैं, यूवी लाइट आती है, चमकने लगता है। तो इथिडियम ब्रोमाइड यूवी लाइट के इन्फ्लुएंस में तब चमकता है जब ये डीएनए से बाउंड होता है, और इस वजह से हम देख पाते हैं कि डीएनए कहां पर है। इस सवाल में यही पूछा गया है। अब शायद मेरे बताने के बाद आप जवाब दे पाएंगे। ट्राई कीजिए और आंसर दीजिए। एक बार ट्राई करो, क्या आंसर होगा? इथिडियम ब्रोमाइड किस तरह से देख पाते हैं आप? इथिडियम ब्रोमाइड की मदद से यूवी रेडिएशन में, एसिटो कार्माइन की मदद से यूवी रेडिएशन में, इथिडियम ब्रोमाइड की मदद से इंफ्रारेड रेडिएशन में, या एसिटो कार्माइन की मदद से कार्माइन की मदद से ब्राइट ब्लू लाइट। तो ये तो बड़ा आसान सा सवाल है, इसमें तो मैंने पूरी कहानी आपको बता ही दी है। बताइए, कर पाएंगे? हाँ जी। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी है कि एसिटो कार्माइन क्या है। तो एसिटो कार्माइन भी एक ऐसी डाई है जो डीएनए देखने के ही काम आती है। लेकिन एक्चुअली एसिटोकार्माइन फ्लोरेसेंट नहीं होती है, तो उसके लिए यूवी या किसी रेडिएशन की जरूरत नहीं है। वो कलर प्रोड्यूस करती है। एसिटोकार्माइन इज अ डाई यूज्ड फॉर क्रोमोसोमल स्टेनिंग। जब सेल्स को आप डायरेक्टली स्टडी कर रहे होते हैं, उनके अंदर जो क्रोमोसोम्स बने हुए होते हैं उनको स्टेन करने के लिए एसिटोकार्माइन यूज करते हैं। लेकिन जेल चलाते समय जब डीएनए देखना है तो इथिडियम ब्रोमाइड ही यूज करोगे। तो अगर आपको इथिडियम ब्रोमाइड पता था तो ये दोनों ऑप्शन डिडक्ट हो जाते हैं। और इथिडियम ब्रोमाइड किस रेडिएशन में देखते हैं ये मालूम होना चाहिए, यूवी में या इंफ्रारेड। तो यूवी की वजह से ये सही। ठीक है, तो ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आए। राइट, एक और सवाल देखते हैं जल्दी से। ये देखो, उसी से रिलेटेड है, तो देख लो आप। इथिडियम ब्रोमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्वेश्चंस कंटिन्यूअस आए ना, नीट 2021 में एक क्वेश्चन और है। डीएनए स्ट्रैंड्स ऑन अ जेल स्टेन्ड विद इथिडियम ब्रोमाइड व्हेन व्यूड अंडर यूवी। अब देखो इस सवाल में पिछले वाले सवाल का आंसर छुपा हुआ है कि कौन सी रेडिएशन में आप इसको देखते हो, तो यूवी में देखते हो। अब सवाल ये पूछा है कि दिखेगा कैसा, किस कलर का दिखेगा? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जब आप डालोगे तो इथिडियम ब्रोमाइड कैसी दिखती है? येलो दिखती है, ब्राइट ऑरेंज दिखती है, ब्राइट ब्लू दिखती है, या डार्क रेड दिखती है? तो ये तो बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा, एक्सपीरियंस से आ पाएंगी ये चीजें। अभी आप यंगर क्लासेस में हो, अभी इतना एक्सपोजर तो आपको नहीं मिलेगा कि जेल चलाकर डीएनए आपको स्कूल में दिखा दिया जाए। लेकिन शायद जब आप हायर क्लासेस में पहुंचोगे तब आप एक्चुअली में देख पाओगे कि इथिडियम ब्रोमाइड के जेल कैसे दिखते हैं। अभी के लिए आप सिर्फ यही कर सकते हो कि जो ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, इंटरनेट है, उन पर आप इन बैंड्स को देख सकते हो कि एक्चुअली वो कैसे दिखते हैं, और तब आपको रियलाइज होगा कि इथिडियम ब्रोमाइड कैसी दिखती है, रेड दिखती है। एक बात और इथिडियम ब्रोमाइड के बारे में आपको पता होनी चाहिए कि ये कार्सिनोजेनिक होती है, कैंसर क्रिएट कर सकती है। इसलिए इसके साथ मजाक में खेलना वेलना नहीं है, हाथ में लगा के घूमना नहीं है। इथिडियम ब्रोमाइड इज हाईली कार्सिनोजेनिक, इसलिए लैब में इसके लिए एक डिफाइंड एरिया होता है और एक रूल होते हैं, रूल रेगुलेशन होते हैं कि इसको कैसे यूज करना है। इसको इस तरह से यूज नहीं करना है ताकि ये बॉडी को नुकसान पहुंचा सके। सो ये कुछ सवाल थे जिनसे मुझे लगता है कि आपको आइडिया लगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और बार बार देखो टेक्निक के ऊपर या फिर हिस्टोरिकल यूज माइक्रोब्स के नाम को लेकर या जेनेटिक इंजीनियरिंग को लेकर इस तरह के सवाल आए हैं।
एक और सवाल कोशिश करेंगे हम, हो जाए। When gene targeting involves gene amplification, involving gene amplification is attempted in an individual's tissue to treat disease. अब ये देखो एक नया एप्लीकेशन, हमने किसी ह्यूमन के जीन को लेकर बैक्टीरिया में डाल दिया और उससे प्रोटीन बनाने लगे, दवाई बनी। लेकिन और एडवांसमेंट क्या हुआ कि कुछ लोगों में अगर कोई जीन खराब है, जेनेटिक डिफेक्ट है, उसकी वजह से उनको बीमारी हो रखी है, तो क्या हम जीन ह्यूमन में ही डाल दें ताकि वो ह्यूमन ठीक हो जाए? ऐसा भी ट्राई किया गया है और उसमें भी सक्सेस मिली है। तो उस टेक्निक को कहते हैं जीन थेरेपी। जीन की मदद से अगर आप कोई थेरेपी कर देते हो, किसी सही जीन की कॉपी को किसी इंडिविजुअल के अंदर इंजेक्शन से डाल दो और वो सेल्स के अंदर पहुंच जाए ताकि खराब जीन को वो रिप्लेस कर दे, तो इसे कहते हैं जीन थेरेपी। मतलब अभी तक तो आप गोली खाते थे, आप डॉक्टर हो तो आप दवाइयां लिखोगे, आगे चलकर मेडिसिन लिखोगे कि ये खा लो वो खा लो, राइट? लेकिन किसी का जीन खराब है तो क्या होगा? तो जीन ही रिप्लेस किया जा सकता है और उस टेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं? जीन थेरेपी, राइट? So that is very very advanced type of technique which is not available in all the healthcare facilities. हर जगह नहीं है. It has to be done in a very specific manner. There are rules and regulations for this. So gene therapy is yet another advanced thing that has been asked and that is part of your syllabus. अब देखो एक और टेक्निक है, जैसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की हमने बात की, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए को सेपरेट करते हैं। लेकिन मान लो आपने कहीं से डीएनए निकाला और बड़ा थोड़ा सा डीएनए निकला, अब आपको डीएनए को थोड़ा बढ़ाना है, अमाउंट बढ़ानी है, उसकी कॉपीज बनानी है। तो आपको किसी डॉक्यूमेंट की कॉपी बनानी होती है तो क्या करते हो? आपको मान लो अपनी क्लास में 100 लोगों के बीच में एक कोई लेटर सबको देना है, तो जाके फोटोकॉपी कराते हो, जेरोक्स कराते हो, राइट? तो ऐसे ही डीएनए की अगर कॉपीज बनानी है तो इसको मशीन में बनाया जा सकता है क्या? इसी को मशीन में बनाने के तरीके का इन्वेंशन हुआ था 1996 के आसपास। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कैरी मुलिस, नोबेल प्राइज मिला था इनको इस टेक्निक की डिस्कवरी के लिए। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट था, ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। और इस टेक्निक को हम बोलते थे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, शॉर्ट में पीसीआर। तो पीसीआर की फाउंडेशन क्या है? बेसिकली एक डीएनए को रेप्लिकेट होने के लिए क्या क्या स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। अब इस डीएनए को अगर रेप्लिकेट होना है तो सबसे पहला काम तो ये होगा कि ये अलग हो जाए, दोनों स्ट्रैंड अलग होंगे तभी तो नए नए स्ट्रैंड बनेंगे इनके ऊपर। तो एक स्टेप जो होता है उसे हम कहते हैं डीनेचुरेशन। डीएनए डीनेचर हो जाना चाहिए पहले, दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाने चाहिए। और जब ये डीएनए डीनेचर हो जाता है तो इस डीएनए पर छोटे छोटे फ्रैगमेंट अटैच होते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री हो और इनको कहते हैं प्राइमर। इस प्राइमर के जुड़ने की प्रक्रिया कहलाती है अनीलिंग। अनीलिंग, प्राइमर अनीलिंग। तो हमने डीएनए को अलग कर दिया और प्राइमर डले हुए हैं, प्राइमर को जोड़ दिया। अब प्राइमर अगर डले हुए हैं तो क्या हो जाएगा? तो ऑटोमेटिकली प्राइमर्स एक्सटेंड हो जाते हैं एक एंजाइम की मदद से जो है डीएनए पॉलीमरेज। तो अगर डीएनए पॉलीमरेज मौजूद होगा तो ऑटोमेटिकली ये स्ट्रैंड आगे की तरफ ऐसे 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 आगे बढ़ जाएंगे। इस स्टेप को हम क्या कहते हैं? एक्सटेंशन कहते हैं। तो बेसिकली पीसीआर अगर मशीन के अंदर करना है, एक टेक्नोलॉजी के थ्रू डीएनए को एम्पलीफाई करना है, तो डीएनए को डीनेचर करना, प्राइमर की अनिलिंग करना और उसके बाद उन अनिल किए हुए प्राइमर को एक्सटेंड करना। अब यही प्रक्रिया बार बार करते रहो। एक बार हो गई, 1 से 2 बन गए, दूसरी बार करोगे 2 से 4 बन जाएंगे, तीसरी बार करोगे 4 से 8 बन जाएंगे, अगली बार करोगे 8 से 16 बन जाएंगे। तो ऐसे क्या होता है, तेजी से डीएनए की संख्या बढ़ती चली जाती है। और यही इमेजिन किया था कैरी मुलिस ने। इन्होंने कहा था कि ये स्टेप्स हैं, डिनेचुरेशन करो, अनिलिंग करो, एक्सटेंशन करो, इस प्रोसेस से आप डीएनए को एम्पलीफाई कर सकते हो। अब पहले डिनेचुरेशन करके एक्सटेंशन थोड़ी करोगे, पहले प्राइमर अनिलिंग होगा, गलत है। एक्सटेंशन पहले ही कैसे हो जाएगा जब तक डीएनए अलग नहीं हुए, ये भी गलत है। अनिलिंग पहले कहाँ करोगे? जब डीएनए अलग नहीं हुए। अनिलिंग करने के लिए भी तो डीएनए अलग चाहिए। तो सीधा सा लॉजिक है, इसमें आपको सीक्वेंस पूछा है कि किस सीक्वेंस में आपको साइक्लिंग करनी होती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के अंदर। सो आर वी क्लियर? आर वी डन? अच्छा लगा? ये तो एक स्नैपशॉट है, 1 घंटे की ये जो क्लास है ये आप लोगों के लिए एक स्नैपशॉट है, जस्ट आइडिया के लिए कि भाई ये टॉपिक जो है इसमें क्या आएगा, कैसे सवाल आए हैं, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। बाकी अगर आपको डिटेल में ज्वाइन करना है तो आपको पूरा कोर्स वर्क जो है करना पड़ेगा, सारे टॉपिक्स समझने पड़ेंगे, आपको क्लासेस रेगुलर अटेंड करनी पड़ेंगी और साथ ही साथ जो उस टॉपिक के पीवाईक्यूज हैं उनका डिस्कशन करना पड़ेगा। सो एनी कॉमेंट्स, एनी सजेशंस, एनीथिंग यू वुड लाइक टू शेयर? जो भी आपको लगता हो इस क्लास के बारे में, अच्छा लगा, बुरा लगा, खराब लगा, समझ नहीं आया या बड़ा मजा आया, जो भी है आप कमेंट में लिख सकते हैं, so that we come to know that what your interests are and how you would like to study this topic. Thank you very much. See you again.